तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो लेक्चर सेशन है, इसको आगे ले जाने से पहले मैं इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता है कि तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज है, यहाँ पे हम 30 मिनट्स में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, CSIR नेट जून 2024 एग्जाम को दिमाग में लेते हुए हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज हमने शुरू किया था। लेक्चर सीरीज का नाम था हम रिवीजन करेंगे 30 मिनट्स में, क्विक रिवीजन होगा विथ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम इधर उधर से हम उठाएंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया TIFR से, तुम देख सकते हो यहाँ पे TIFR से हमने उठाया। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन भी हमने TIFR से उठाया। ठीक है, तो हमने इधर उधर से क्वेश्चन को उठा के हम यहाँ पे केवल रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी CSIR नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया ऑफिशियली। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करना है। अभी रिवीजन करते टाइम पे हम यदि एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके उसको रिवीजन करें तो हमारे लिए वो रिवीजन जो है वो मोर बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी को ही दिमाग में लेते हुए हमने रियल एनालिसिस से ये सेशन को शुरू किया था। 30 मिनट्स में हम रिवीजन करेंगे विथ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हम यूजुअली एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट्स हम स्पेंड कर देता है केवल एक ही क्वेश्चन समझाने में, और यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन समझाएंगे, वो भी 30 मिनट्स में। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे जो रिवीजन होने वाला है बहुत ही क्विक तरीके से होगा। तो तुम्हें यदि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। वहां पे हमने हर एक क्वेश्चन का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल सोल्यूशन देख के हमने लिंक दे के रखे, तुम वहां पे क्लिक करके उसका डिटेल सोल्यूशन भी तुम वहां पे देख सकते हो यदि तुम्हें लगे। ठीक है, कि ये जरूरत है। अदरवाइज हम यहाँ पे क्विकली यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, और यहाँ पे भी हम सेम बात बताएंगे कि रियल एनालिसिस के सेशन में जैसे हमने बताया था कि ये सेशन आगे कंटिन्यू होगा तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके। तुम्हें यदि लगे कि ये सेशन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो तुम यहाँ पे कमेंट पे लिख दो कि बेनिफिशियल है या फिर हेल्पफुल है, ताकि हम इस सेशन को आगे लेके जाए। ठीक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 आ गया, अभी रियल का ऑलरेडी 3 पार्ट हमने कर दिया है। ठीक है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके हम और भी टॉपिक्स को ऐड करेंगे और इसका और भी पार्ट्स हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये रिवीजन रेस में तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे पार्टिसिपेट करना है, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन का एक टाइम तुम्हें यहाँ पे बाउंड कर देंगे कि ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम दो 3 मिनट्स। अभी सामने एक क्लॉक लेके बैठो, अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, 3 मिनट्स में इसको सॉल्व करो खुद से, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो ये होगा रिवीजन रेस में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अदरवाइज तुम यदि केवल क्वेश्चंस को देखो और सोल्यूशन को देखो, वहां से तुम्हें कोई भी आउटपुट नहीं निकालने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी मैं तुम्हें टाइम दे देंगे तो तुम वहां पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करेंगे तुमने 3 मिनट्स में इसको ट्राई कर रखो। अभी इसका सोल्यूशन को देखो। ठीक है, अच्छा देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ थीटास बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल तो नहीं, क्लोज 0 ओपन 2 पाई। ठीक है, अच्छा ये एक इंटरवल है, क्लोज 0 है ओपन 2 पाई है। ठीक है, अच्छा अभी सच दैट वहां पे एक लीनियर मैप मिलेगा R2 से R2 पे, जो मैप जो है इस मैट्रिक्स के माध्यम से डिफाइंड हो रहा है। और तुम्हें पता होगा कि कोई भी मैप को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये जो मैप है इसका आइगन वैल्यू जो है, आइगन वेक्टर जो है वो R2 में आए। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए, क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे ये पूछा गया कि तुम्हारे पास कौन कौन से थीटा के कारण ये मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर तुम्हें रियल में आए। आई रिपीट, तुम्हें क्वेश्चन में सिंपल शब्दों में बोला गया कि कौन कौन से थीटा के लिए, कौन कौन से थीटा, अभी जितने सारे थीटा के लिए होगा वो काउंटिंग करके उसका नंबर बताओ। तुमने मानो कि 4-5 ऐसे तुम्हें मिल गया, तो कितने सारे थीटास मिले उसको काउंटिंग लगाओ, काउंटिंग करके जो होगा वही होगा तुम्हारा आंसर। कार्डिनलिटी पूछा गया है। ठीक है, मतलब तुम्हें अभी टास्क क्या होने वाला है, तुम्हारा टास्क ये होने वाला है कि तुम्हें अभी थीटास को फाइंड करना है, जो थीटास के कारण ये मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर्स आएगा वो वेक्टर आए रियल में, मतलब R2 में। राइट, अभी देखो इसका आइगन वेक्टर्स को R2 में जाने के लिए इसका जो आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज को
रियल में जाना होगा। इज इट ओके और नॉट? यदि इसका आइगन वेक्टर्स को R2 में जाए, इसका आइगन वेक्टर्स को मेरे को R2 में लेके जाना है, दैट मीन्स इसका आइगन वैल्यूज की मैं यदि बात करें, आइगन वैल्यूज जाएगा रियल में, एग्री कर तो येस और नो, राइट। तो तुम्हारा अभी फर्स्ट टास्क ये होने वाला है कि ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पहले निकालना, क्योंकि आइगन वैल्यूज से तुम नहीं निकल पाओ तो तुम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालोगे? इज इट ओके और नॉट? अभी वो आइगन वैल्यूज तुम्हें निकालना है जो आइगन वैल्यूज रियल में आए। इज इट ओके? तो इसका आइगन वैल्यूज निकालने का जो तरीका है मैं सब कुछ यहाँ पे करके रखा है, बेसिक कैलकुलेशन जो है वो मैं पहले से करके रखा है, ठीक है, जो तुम खुद के एंड से भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे लाइव में दिखाना कोई जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे तुम देखो तो हमारा अभी टास्क ये होगा, वी हैव टू फाइंड रियल आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो रियल आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, जो कि तुम्हें पता होगा कैसे निकलता है, मैंने यहाँ पे करके भी रखा है, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये जो आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज मिल गया ये। अभी तुम्हारा इंटरेस्ट है किसके ऊपर? रियल आइगन वैल्यूज के ऊपर। अभी रियल आइगन वैल्यूज मींस यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट को होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0, अदरवाइज ये डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन हो जाए तो ये तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे देगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो इसको होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे? cos स्क्वायर x cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मींस cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी cos फंक्शन जो है या फिर cos स्क्वायर या फिर कुछ भी मानो तुम cos फंक्शन, तो cos फंक्शन तो ऑलवेज इसका मैक्सिमम अपर बाउंड तो होते हैं 1 तक, 1 से बड़ा तो नहीं होता। दैट मींस यहाँ पे बोल रहे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन 1 तो कभी भी संभव नहीं है। इज इट ओके और नॉट? यहां तक क्लियर है? तो ग्रेटर देन 1 तो कभी भी संभव नहीं है, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा जो है ये होगा इक्वल्स टू 1। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो cos स्क्वायर थीटा यदि इक्वल्स टू 1 हो जाए तो cos थीटा क्या होगा? +-1। अभी तुम ध्यान दो कि थीटा के कौन कौन से वैल्यूज के कारण ऑब्वियसली यहाँ पे 0 से 2 पाई के अंदर आए, 2 पाई को ओपन करके, 2 पाई को टच नहीं करेगा वो, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के अंदर तुम बताओ cos फंक्शन कौन कौन सी जगह पे 1 को अटेंड करेगा? cos थीटा तो 0 पे अटेंड करेगा 1, फिर यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पे तुम्हारे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई। अभी 2 पाई पे वो टच नहीं करेगा, ठीक है। अभी cos फंक्शन ऐसे करके ऐसे जाएगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो यहाँ पे cos फंक्शन 1 को कब अटेंड किया? यहाँ पे अटेंड किया, एंड -1 तुम्हें तो cos थीटा तो +1 एंड -1 यहां से तुम्हें मतलब है, एंड -1 को कब अटेंड किया? पाई पे अटेंड किया। तो यहाँ पे थीटा के वैल्यूज केवल दोनों मिल गए, मतलब दोनों थीटास के कारण ये जो तुम्हारे पास लैम्डा जो आ गया इसका आइगन वैल्यू तुम्हारे पास आ गया रियल। दैट मींस इसके पास दोनों रियल आइगन वैल्यू है। जब दोनों रियल आइगन वैल्यू तो रियल आइगन वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका आइगन वेक्टर्स भी रियल में आएगा, R2 में आएगा। दैट मींस कितने सारे थीटास के कारण ये हो रहा है? दोनों थीटास के कारण। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये एक क्विक सोल्यूशन था। तुम यदि इसका डिटेल सोल्यूशन पे इंटरेस्ट रखते हो तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवा के रखा है TIFR के प्लेलिस्ट में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम दो 3 मिनट्स, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे ही रोक दो, 3 मिनट्स टाइम दो। अभी इसका सोल्यूशन देखो। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्लॉट किया गया था, TIFR की तरफ से 2022 में ये क्वेश्चन आए थे, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है T के नाम से, फ्रॉम रियल वेक्टर स्पेस Rx टू itself। अच्छा, यहाँ पे तुम बताओ, इतना तो तुम्हें पता होगा, वेरी बेसिक नोटेशन है ये Rx, ये तुम्हें क्या डिनोट करते हैं कि सेट ऑफ ऑल polynomials with real coefficients, राइट। इतना तो पता है ना, ये वेरी बेसिक है। तो T जो है, T तुम्हारे पास सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स से जा रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स। अभी T जो है, T डिफाइन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। तुमने यहां से एक पॉलिनोमियल ले लो, f ऑफ x का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
इसको उसके डेरिवेटिव वाला पॉलिनोमियल पे भेज रहा है टी फंक्शन, ठीक है, ऐसे करके। अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। बोला जा रहा है कि ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है नीलपोटेंट। 2 नंबर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये ऑपरेटर के पास केवल एक ही आइगन वैल्यू है, वो है 0। अभी दोनों में से कौन कौन सा सही होगा तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, राइट। इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा वो पहले हम चेक कर लेते हैं, राइट। अच्छा, तो इसका आइगन वैल्यूज मैंने पकड़ लिया कि इसका आइगन वैल्यू होगा लैम्डा। ये भी मैंने करके रखा है, जो भी वेरी वेरी बेसिक जो है उसको मैंने करके रखा है टाइम को सेव करने के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स में 5 क्वेश्चन करना जो है असंभव होगा। जैसे मैंने रियल में किया था, ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको पहले से करके रखते हैं। यदि तुम्हें दिक्कत हो रहा है पहले से करके रखने से, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आगे का जो पार्ट्स आएगा इसका, यदि कंटिन्यू हो ये लेक्चर सीरीज तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके, तो वहां पे मैं जो कैलकुलेशन है ये तुम्हारे सामने करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करने में मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर। तो इस टाइम पे हमें रिविजन करना है कॉन्सेप्ट को लेके। विदाउट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं होता, तो इसलिए तुम्हें क्वेश्चन तो करना है लेकिन कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसलिए टाइम को सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि तुम कंफर्टेबल हो तो कंफर्टेबल हो या नहीं हो उसको एक बार मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके, राइट, ताकि मैं आगे का पार्ट जो है यदि कंटिन्यू हो ये सेशन तो वो पार्ट में मैं इसको ऊपर काम करे, ठीक है। चलो, अभी मैंने लैम्डा को पकड़ लिया कि आइगन वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा यदि आइगन वैल्यू हो जाए तो आइगन वैल्यूज का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा एफ के नाम से। वो वेक्टर कहां से आएगा? वी से आएगा। अभी यहाँ पे टी का वेक्टर स्पेस क्या है? वी क्या है? वी एक पॉलिनोमियल का जो सेट है ना, मतलब आर एक्स है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो नॉन जीरो वेक्टर है वो एक्चुअल में और कोई नहीं, एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो वेक्टर यहाँ पे आइगन वैल्यूज का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हमें लिखते हैं, हमें तो पता है ना कि टी ऑफ वी इक्वल्स टू लैम्डा वी, ठीक है। यहाँ पे वी जो है वी को होना चाहिए नॉन जीरो, एंड यहाँ पे तुम्हारे लैम्डा जो है, लैम्डा को बोला जाता है आइगन वैल्यू एंड वी को बोला जाता है आइगन वेक्टर। गुड, वेरी गुड। अभी टी ऑफ एफ मीन्स एफ डैश इक्वल्स टू लैम्डा एफ, इतना तुम्हारे पास मिल गया। अभी तुम क्लास 11 का जो सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन तुम यदि कर दो तो यहां से तुम्हारे पास ये पता लग जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स, कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जब लॉग का काम होगा ना तो एफ ऑफ एक्स इक्वल तुम्हारे पास आना चाहिए ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे ऐसे होता है प्रोडक्ट में। अभी इसको हमने ए मान लिया, कांस्टेंट है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो है एफ ऑफ एक्स जो है, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स कहां पे है? आर एक्स पे है, मतलब एफ ऑफ एक्स खुद एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो निकल के आ गया तो ये पॉलिनोमियल थोड़ी है, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऐसे तो संभव नहीं है ना। लेकिन मैंने तो पहले से पकड़ लिया ना कि मेरे को एफ को वी में भेजना ही है, मतलब पॉलिनोमियल के सेट में भेजना ही है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो तुम ए को खुद जीरो कर दो, यदि ए को जीरो कर दो तो पॉलिनोमियल जो है हो जाएगा जीरो, जीरो एक पॉलिनोमियल है हमें पता है, या फिर तुम लैम्डा को जीरो करके एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको ही तुम हटा दो। दोनों उपाय है। अभी तुम यदि बोलो सर हम यदि फर्स्ट उपाय को ही अप्लाई कर दे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है बेटा, तुम्हारे पास जो आइगन वेक्टर आता है वो आता है ऑलवेज नॉन जीरो। अभी तुम यदि ए को जीरो कर दो, वेक्टर जो है वो हो जाएगा जीरो, जो कि डेफिनेशन जो है डेफिनेशन को ही कंट्राडिक्ट करके चला जाएगा। दैट मींस ए को तो तुम जीरो कर नहीं सकते, तो तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, क्योंकि एफ को तुम्हें हर हालत में तुम्हें एफ को वी में ही भेजना है, किसी भी हालत में। तो एफ को वी मींस सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो इसमें तुम्हें यदि भेजना चाहो तो तुम्हें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को म्यूट करना है। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को म्यूट करने के लिए हम लैम्डा को जीरो कर सकते हैं ताकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो साइलेंट हो जाए। तो लैम्डा को जब भी मैं जीरो करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइलेंट होके 1 दे देगा। दैट मींस ये तुम्हें एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो भी के अंदर चलेगा। दैट मींस तुम्हारे पास लैम्डा ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन से लैम्डा? केवल लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस तुम्हारे पास लैम्डा इक्वल्स टू जीरो जो है वही हो गया इसका आइगन वैल्यू, और ये लैम्डा इक्वल्स टू जीरो केवल एक ही मिल गया।
मतलब इसके पास जो भी आइगन वैल्यूज आएगा वो केवल 0 ही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल सही है। अभी स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए इज नीलपोटेंट। अभी इतना तो हमें सबको पता है ना कि कोई भी मैट्रिक्स के पास या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के पास यदि हर एक आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है कि नीलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इतना तो हम सबको पता है, लेकिन यहां पे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ। जो तुम्हें पता है या फिर जो मैंने अभी बताया कि यदि एक ट्रांसफॉर्मेशन के पास सभी आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा नीलपोटेंट। ये लागू होता है या फिर ये एप्लीकेबल होता है केवल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर। लेकिन यहां पे ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं था, तो दैट मीन्स ये यहां पे लागू या फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। आई रिपीट, तुम्हें इतना तो पता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैट्रिक्स का यदि आइगन वैल्यू सभी 0 हो जाए तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बदल जाता है। बिल्कुल सही पता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए साथ में वो फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर, इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर ऐसे कोई भी चीजें आज तक तो नहीं है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था। दैट मीन्स ये जो थ्योरम तुम्हें पता था ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ जाना पड़ेगा। तुमने जबरदस्ती पकड़ लो कि ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। यदि ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया तो इसका एक इंडेक्स मिलेगा। इतना तो पता है ना कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एक इंडेक्स मिलता है, तो इसका एक इंडेक्स मिल गया के। ठीक है, ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्चुअल है बहुत ही। तो के यदि इंडेक्स हो जाए तो टी रेज़ टू द पावर के इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वेक्टर v, मतलब f बिलोंग्स टू v मीन्स आर एक्स, राइट? इज इट ओके? अच्छा, तो t ऑफ f ये तुम्हें देता है f डैश, तो tk ऑफ f ये तुम्हें क्या देगा? f रेज़ टू द पावर k, मतलब f का kth टाइम डेरिवेटिव, राइट? तो kth टाइम डेरिवेटिव होगा 0 फॉर ऑल f के लिए, राइट? f का k जो है हमने इंडेक्स दो है, इंडेक्स तो बदलता नहीं है ना, इंडेक्स तो फिक्स हो जाता है। मैंने यदि बताया कि कोई भी मैट्रिक्स का इंडेक्स है 2, तो 2 कभी बदलेगा, वो तो फिक्स्ड हो गया ना। तो इंडेक्स यदि k है तो हर एक वेक्टर v के लिए v से तुम उठा के लाओ t रेज़ टू द पावर k, t रेज़ टू द पावर k वो वेक्टर के ऊपर जब ऑपरेट होगा वो उसको 0 पे भेजेगा। अभी यहां पे f जो है, f तो आना था rx से, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो यहां पे तो हर एक पॉलिनोमियल है दुनिया का, जितने सारे पॉलिनोमियल सभी है। तो क्या इसके अंदर वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है k+1, जिसका डिग्री है k+1, यस और नो? अभी t यदि नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाए विथ इंडेक्स k, देन t रेज़ टू द पावर k कोई भी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करना है तो करो, हर एक वेक्टर को वो ऑपरेट होके 0 पे ही भेजेगा। तो t रेज़ टू द पावर k जो है इसी वेक्टर स्पेस से f जो पॉलिनोमियल मैंने लिया जिसका डिग्री है k+1, इसको भेजना चाहिए था 0 पे। लेकिन t रेज़ टू द पावर k मींस क्या है कि f का kth टाइम डेरिवेटिव, अभी डिग्री है f का है k+1, तो kth टाइम डेरिवेटिव जो है वो 0 थोड़ी होगा। बात को समझो, यहां पे तुम देखो, इसको तुम थोड़ा सा छोटा कर लो, तुम्हें ये समझने में और भी ज्यादा आसानी लगेगा। तुमने बोल दिया कि सर ये जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स k की जगह पे तुमने बोल दो कि सर ये 2 इंडेक्स है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0, कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक है? तो मैंने यदि बताया कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मुझे f एक पॉलिनोमियल ले लो जिसका डिग्री है 3, तो क्या इसका 3 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो क्या इसका 2 टाइम डेरिवेटिव 0 होगा? 1 डेरिवेटिव होता है 3x², 2 टाइम डेरिवेटिव होता है 6x, तो ये 0 थोड़ी है। केवल x इक्वल 0 पे 0 है, लेकिन बाकी पॉइंट पे तो 0 नहीं है। लेकिन ये तो फॉर ऑल x के लिए 0, मतलब पूरे ये 0 होना चाहिए था ना। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ये जो है ये बिल्कुल गलत है, हमने गलत पकड़ लिया था, क्योंकि k को हमने दे के इंडेक्स बना दिया। तो k+1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है वेक्टर स्पेस के ऊपर, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो है ये तो है पॉलिनोमियल्स, दुनिया का सभी पॉलिनोमियल्स को लेके हमने कलेक्शन बनाया। तो k+1 वाला पॉलिनोमियल भी तो आएगा, तो उसके ऊपर जब t रेज़ टू द पावर k मतलब ऑपरेट होगा
तब वो 0 पे थोड़ी भेजेगा। बात को समझो, क्योंकि यहां पे तो दुनिया का हर एक पॉलिनोमियल आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट है रियल, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं बनने वाला। अभी तुम बोलोगे सर मैट्रिक्स अप्रोच से जाए, लेकिन है तो इनफाइनाइट डायमेंशनल पे, तो मैट्रिक्स अप्रोच से कैसे अप्रोच करोगे? बात को समझो, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं बने, राइट। लो यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 इसका गलत है, तो यहां पे 1 है गलत, लेकिन 2 है ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने करवा के रखा है, तुम्हें यदि इंटरेस्ट लगे तो तुम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ समय बाद में आते हैं, ठीक। इसके नेक्स्ट पे हम पहले पहुंचते हैं, ठीक है। ये CSI नेट से हमने उठाया, और जो क्वेश्चन को हमने अभी तक स्किप किया ये TIFR 2023 की तरफ से आए थे, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे कि ऑलरेडी 2 TIFR कर ले, अभी एक CSI नेट करते, ठीक है। चलो CSI नेट दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछे थे, और ये क्वेश्चन करने के लिए मैं समय देता है 3 मिनट्स। तो करो इसको, और मैं आशा करता है तुमने इसको अभी कर लिया, ठीक है। अभी इसका सोल्यूशन देखो, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स देके रखा है, सुंदर से एक मैट्रिक्स है 2 cos 2 का। अभी तुम्हारे पास एक सुंदर सा इक्वेशन बनवा के दे दिया गया। अभी यहाँ पे जो स्मॉल a है एंड स्मॉल b है, इसको फाइंड करके उसको साम कर दो, a+b कर दो, बस तुम्हारे पास यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन प्लॉट हो गया। तो तुम्हारा अभी टारगेट ये है, ये मैट्रिक्स से ये सुंदर से रिलेशन को निकालना। तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट आएगा सर इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कर दो, तुम्हें यहां से आंसर जो है आंसर तो निकल के आ ही जाएगा, लेकिन 5 बार इसको मल्टीप्लाई करते करते हो सकता है तुम्हारे एग्जाम भी निकल के चला जाए। तो तुम्हें ऐसे मेथड जो है, ऐसे मेथड से नहीं जाना है, स्मार्ट बनो। जो मैं हमेशा बोलता हूं, मेहनत तो करना ही है, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब मेहनत तुम्हें करना ही है, मेहनत का कोई भी मतलब सब्स्टिट्यूट ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत करना ही है। लेकिन मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तो बनो, स्मार्ट बनो, मेहनत भी करना है, स्मार्ट भी बनना है, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टनेस से हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को निकाल ले, क्योंकि हमें पता है कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम के माध्यम से कोई भी मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एंजॉय करता है, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, हमने नाम दे दिया उसका, मतलब ये निकल के आ गया। अभी बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम से हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी इसके साथ हमने यदि a³ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकल के आएगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ हमने यदि a को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन था, ओके। तो ये इक्वेशन पे तुम देखो फर्स्ट जो है इसके ऊपर ध्यान दो, a⁵ तो हमने क्या किया, 2 के साथ 2 को ऐसे ही लिख दिया। फिर हमने 3 नंबर पे जो था, 3 नंबर पे हमने क्या किया, हमने हमारा टारगेट देखो, हमने जब भी 2 को लिखा तो हमने ये चेक किया कि मेरे पास a⁵ इसका काम हमने कर लिया, 4a⁴ इसका काम भी हो गया। लेकिन यहां पे आ गया मेरा 5 जबकि मेरे को आना चाहिए था -7a³, तो मेरे को अभी भी -2a³ का कमी है। तो -2a³ को लाने के लिए मैंने 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे सामने दिख रहा है, t को मैंने यदि -2 से मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास -2a³ आ जाएगा। स्मार्ट बनो, जो मैं हमेशा बोलता हूं, स्मार्ट बनो, ठीक है। तो -2 से जब मैं मल्टीप्लाई किया तो देखो मेरे पास 7 भी आ गया, देखो 7 भी आ गया, ठीक। अभी देखो 8a², अभी मेरे को 8a² मिला, लेकिन मेरे को चाहिए था 11a², तो मेरे को अभी भी 3a² का कमी है। तो 3a² को लाने के लिए मैं अभी देख रहा है कि मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसके साथ यदि मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा 3a² आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे करने के बाद मेरे को इसको अपने जो गिवन था उसके साथ ये लिख दिया। अभी मेरे को गिवन था ये, यहाँ तक गिवन था, अभी इसके साथ उसको कंपेयर करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो -2a जो था यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। -2a जो था, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे था -a -10i, ठीक है। तो यहाँ पे -2a जो था, -2a को मैं -a
माइनस ए लिख सकते, क्योंकि मेरे को चाहिए था माइनस ए लेकिन मिल गया माइनस 2a, तो एक माइनस 2a एक्स्ट्रा मिल गया, उसको हम साइड में लिख लिया। अभी मेरे को चाहिए था यहाँ पे माइनस 10i लेकिन मेरे को मिल गया माइनस 59, तो माइनस 5i एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको भी हमने माइनस 10i को लिखा, जो हमें चाहिए था माइनस 5i एक्स्ट्रा मिल गया, उसको हमने साइड में लिखा। अभी जो साइड में एक्स्ट्रा आ गया उसको हमने यहां पे लिख दिया बस। और क्वेश्चन में ये तुम्हारे पास था a प्लस bi, तो स्मॉल ए क्या बन गया 1, स्मॉल बी क्या बन गया 5, तो a प्लस बी बन गया 6, a बन गया तुम्हारे पास 1, b बन गया 5, तो a प्लस b बन गया तुम्हारे पास 6, b सही होगा c सही होगा, b गलत a गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा b एंड c। बहुत ही इजी क्वेश्चन था CSIR नेट दिसंबर 2023 की तरफ से, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी तुम्हारे यहाँ पे पूछा गया था CSIR नेट की तरफ से, ठीक है। चलो CSIR नेट की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके लिए मैं तुम्हें समय देते हैं 2 मिनट्स, ठीक है। चलो 2 मिनट्स टाइम है इसका, राइट। चलो तो मैं आशा करेंगे ये क्वेश्चन को तुमने कर लिया। देखो तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स है x एंड y के नाम से, ठीक है। अभी तुम्हारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूं, ये क्वेश्चन का भी हमने सोल्यूशन डिटेल में करवा के रखे, तुम्हें यदि जरूरत पड़े क्वेश्चन नंबर 4 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर देंगे, राइट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स है, x एंड y के नाम से, दोनों इनक्रॉस इनका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी कौन से स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। पहले स्टेटमेंट को, पहले तुम्हारे रिलेशन को देखो, रिलेशन ये है, तो मैंने यदि x वाला जो पोर्शन है इसको मैंने यदि साइड में ले लिया तो मेरे को ये मिल गया, ये इक्वल्स टू i। मैंने यदि x को कॉमन लिया तो y माइनस 6 माइनस i इक्वल्स टू i। अभी यहाँ पे देखो सभी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने यदि बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट होगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, राइट। अभी देखो इसको जब डिटर्मिनेंट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे सेपरेट हो जाएगा। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ x, तुम बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ x कभी भी यदि 0 हो जाए तो ये तुम्हारे पास 0 इक्वल्स टू 1 देगा। मेरे पास राइट हैंड पे है 1, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ x कुछ भी हो कभी भी 0 नहीं होगा, जो भी होगा तो नॉन जीरो। सिमिलर बात इसका भी डिटर्मिनेंट ऑलवेज नॉन जीरो होगा, क्योंकि तुम्हारे पास राइट साइड पे नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया। सिंपल भाषाओं में बोला जाए x बन गया इनवर्टेबल। अभी x इनवर्टेबल बन गया, ऑप्शन भी बोल रहा है कि x प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या इनवर्टेबल बनेगा। देखो ऑप्शन बी के लिए, अच्छा ऑप्शन बी में बाद में आएंगे, पहले ऑप्शन सी को देखो, बोल रहा है कि xy इक्वल्स टू yx। तुम्हारे पास x जब इनवर्टेबल बन गया तो x इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, गिवन रिलेशन पे x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई ले लो, तो तुम्हारे पास y इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। अभी तुम्हें y मिल गया, तुम्हें चाहिए yx, x का पोस्ट मल्टीप्लाई ले लो, जब तुम yx करोगे तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस i जो कि xy के बराबर, तो c जो है c भी इसका सही जवाब हो गया। बात करते हैं ऑप्शन डी को लेके। डी बोल रहा है कि y इज इनवर्टेबल, अच्छा तो मैंने यदि ऑप्शन डी में x को मैंने ले लिया ये एंड y को मैंने ले लिया ये, दैट मींस ये जो दोनों मैट्रिक्स मैंने लिया गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तुम एक बार चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन y तो इनवर्टेबल नहीं है, दैट मींस ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि y है इनवर्टेबल, ये है गलत। एक्चुअली देखो तुम्हें ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ सकता है कि सर अचानक आपके दिमाग में ये एग्जांपल आए कैसे, अचानक आपके दिमाग में ये एग्जांपल आए कैसे। देखो इसको, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा सा लेंदी है, मैंने इसको करवा के रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है, तुम एक बार चाहो तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स तुम्हें दे दूं, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट मेरे को आया था इसको देख के एंड कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज को याद करके, तो इसका डिटेल मैंने बता के रखा है, मोर देन 5 मिनट्स को लेके मैंने बताया है। केवल ये जो एग्जाम्पल कैसे ढूंढने का ट्रैक कोई मैंने 5 मिनट से ज्यादा टाइम मैंने देख के बता के रखा है, तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट्स तुम्हें दे दिया कि तुम्हें कॉम्पेनियन मैट्रिक्स के थ्रू जाना है, ठीक है। ऐसे ही करके बी भी डिस्कर्ड हो जाएगा, तुमने एक्स एंड वाई को ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये जो है ये भी तुम्हारे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। बात करते हैं वो टीआईएफआर का क्वेश्चन जिसको हमने अभी
छोड़ के रखे थे, ठीक है। इसके लिए तुम समय लो 3 मिनट्स। आज के जो भी क्वेश्चन था सभी 3 मिनट्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक वेक्टर स्पेस देख रखा है, वही वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल का है। अभी यहाँ पे वो पॉलिनोमियल है जिसका 0 पे 0 अटेंड कर, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा बात है, ठीक है। 0 पे 0 अटेंड कर रहा है, दैट मींस इसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल का कलेक्शन, गुड, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि V जो है, V कंटेंस, V के पास 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल मिल सकता है डिग्री 2 का। 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल मिल सकता है डिग्री 2 का। तो मैंने पकड़ लिया 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल है, f1, f2, f3। 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल एंड सभी का डिग्री है 2, सभी का डिग्री है 2। अच्छा, तो मैंने यदि V का एक सबस्पेस बनवाया W1 के नाम से, उसके अंदर वो वेक्टर आएगा V से जिसका डिग्री है एटमोस्ट 2। V के अंदर सभी वेक्टर्स हैं, मतलब सभी पॉलिनोमियल्स है, सभी डिग्री का विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो मैंने V से एक सबस्पेस बनवा लिया जिसके अंदर वो पॉलिनोमियल आएगा जिसका डिग्री है एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2। तो W1 का डायमेंशन क्या होगा बेटा? 2 होगा। तुम बोलो सर नहीं सर 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि डिग्री जो है, डिग्री यदि n हो जाए, एटमोस्ट n, तो उसका पॉलिनोमियल का जो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो होता है n+1। बिल्कुल सही बताया, लेकिन कंडीशन को ध्यान दो, W1 है सबस्पेस ऑफ V। अभी V के अंदर कांस्टेंट टर्म जो है 0, f ऑफ 0 0 का अटेंड किया, दैट मींस कांस्टेंट टर्म म्यूट हो रहा है, तो एक टर्म मिसिंग है, तो इसलिए 3 - 1, तो कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो डायमेंशन जो है ये है 2। अभी देखो डायमेंशन 2 है, दैट मींस इसके पास मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट की मैं यदि बात करें W1 के पास, उसका कार्डिनैलिटी 2 होगा, क्योंकि बेसिस हैज 2 एलिमेंट्स एंड बेसिस होता है मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। तो मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का कार्डिनैलिटी जो है ये होगा 2 मैक्सिमम। उनसे ज्यादा लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट W1 का तो मिलेगा नहीं। अच्छा, तो मैंने f1 जो लिया था डिग्री है 2, यहाँ पे ये W1 के पास वो पॉलिनोमियल आएगा जिसका डिग्री एटमोस्ट 2, मतलब 2 या 2 से छोटा, तो f1 आएगा, f2 आएगा, f3 आएगा। तो f1, f2, f3 ये सबसेट बनेगा W का। अभी ये जो है ये तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, मैंने पहले ही पकड़ के रखे थे, और इसका कार्डिनैलिटी क्या है? 3 है। लेकिन हमने अभी बताया कि इसके पास जो भी मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा, मैक्सिमल लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, उसका कार्डिनैलिटी मैक्सिमल 2 बनेगा। लेकिन हमारे पास एक कार्डिनैलिटी मिलेगा जिसका मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 3। तो ये जो तुम्हें कंट्राडिक्शन दे दिया, यस और नो, दैट मींस ये जो है ये गलत है, लेकिन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि V कंटेन्स 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हाँ मिल सकता है, x³ ले लो, x³ + x² ले लो, ठीक है, दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल है, ये मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी था, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो था, स्टेटमेंट 1 में ही था इसका कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में करवा के रखे, तुम्हें यदि जरूरत पड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। तो पार्ट 1 लीनियर अलजेब्रा 30 मिनट्स का रेस जो है वो यहीं पे आज खत्म होता है। और तुम्हें यदि लगे कि ये लेक्चर सीरीज जो है ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है एग्जाम से पहले, रिविजन के केवल रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्विक रिविजन चल रहा है। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है, हम ऑलवेज डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वही हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और उसको हमने ऑलरेडी करवा के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। ये लेक्चर सीरीज को लाने का पीछे केवल एक ही टारगेट था हमारा, कि कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकॉल करवा के कुछ क्वेश्चन को करवा दिया जाए, ठीक है। क्विक रिवीजन है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना यहाँ पे हमारा मेन टारगेट नहीं। मेन टारगेट है कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है उसका एक क्विक रिवीजन देना। तो हमें लगता है कि ये सीरीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर भी तुम अपने साइड से बताना कि तुम्हें ये सीरीज जो है आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर बेस करके पार्ट 2 बहुत ही जल्द हम अपलोड कर देंगे। पढ़ते रहो, चलो हैप्पी लर्निंग।